Hello students, how are you? So we have done till last example of this chapter, and today we are going to start our last exercise, which is exercise 8.2. Okay, and guys please do subscribe my channel and directly exercise 8.2 नहीं समझनी है हमको, पहले अपनी कोऑर्डिनेटर्स की लास्ट वाली वीडियोस देखनी है, इसका पूरा कंसेप्ट समझना है, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है. ठीक है, स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए ये वाली कोऑर्डिनेटर्स की वीडियोस, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा. स्किप करके देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता. एक एक मेरी लाइन में, एक एक सेंटेंस में बहुत चीज़ें छिपी हुई होती हैं जो कि आपकी मिस हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता बीच बीच में से देखने का. ठीक है, अब मैं एक बार से हर वीडियो में आपको मैं MPT जो मिड पॉइंट थ्योरम है और उसका कन्वर्स है मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, लेकिन आई वांट कि तुम MPT जब मैंने इंट्रोड्यूस की थी वो देखो आप. ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार MPT रिकॉल करवाती हूँ. MPT रिकॉल कैसे करेंगे? देखो, जब हमें किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं लाइक दिस. देखो, अगर ये मेरा ट्रायंगल ABC है और यहाँ पर अगर मुझे दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि DE इज़ पैरेलल टू BC एंड DE इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC. एंड अगर मैं इसका कन्वर्स देखूं, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? D और E जो है वो मेरे मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, और हम कह देंगे फिर कि DE जो है वो पैरेलल टू BC है एंड DE जो है वो हाफ ऑफ BC है. राइट और अगर कन्वर्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि एक मिड पॉइंट दे रखा होता है और हमें ये दे रखा होता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. क्या दे रखा होता है कि AD जो है वो DB के इक्वल है एंड DE जो है वो पैरेलल टू BC है, और फिर हम लिखते हैं कि देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E also becomes the midpoint of AC, that is AE is equal to EC. तो मतलब क्या है कि इस वाली में हमें D और E दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और हम बोलेंगे कि DE इज पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. इसमें हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है और एक ये वाली लाइंस भी पैरेलल दे रखी हैं, और हम फिर बोलेंगे कि देन बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E also becomes the midpoint of AC. So this was basically the difference between MPT and converse of MPT. Right, now I'm going to start with you the exercise 8.2, जिसमें MPT और कन्वर्स ऑफ MPT ही यूज आने वाले हैं हमारे. ठीक है, इसमें क्या है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स. देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये टेढ़ा मेरा कुछ भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है. दिस इज A, B, C एंड D. P हमारा है किसका मिड पॉइंट? AB का, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया. Q हमारा है BC का, तो ये हमने यहाँ लिख दिया. R है CD का, तो ये यहाँ लिख दिया. और S है DA का, ये हमने यहाँ पर लिख दिया. उसके बाद वो बोल रहे हैं AC इज अ डायगोनल, तो हमने यहाँ पर एक AC ड्रॉ कर दिया. हमें ये प्रूव करना है कि SR जो है वो पैरेलल टू AC है. SR is parallel to AC, that means we have to join SR. Secondly, we have to prove SR is equal to half of AC. Okay. फिर हमने प्रूव करना है कि PQ SR के इक्वल है, यानी ये भी ज्वाइन कर दो. और फिर हमने ये प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, यानी ये भी ज्वाइन कर दो. सो दिस इज माय कंप्लीट फिगर एक्चुअली. ओके, नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे? देखो, अगर हम ट्रायंगल, देखो जो MPT होती है या कन्वर्स ऑफ MPT होती है, इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन अ ट्रायंगल. ओके, जो MPT होती है इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन अ ट्रायंगल एंड दिस वाज अ क्वाड्रिलेटरल. राइट, अब हमें जो कंसिडर करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल नहीं कंसिडर करना, हमें एक ट्रायंगल कंसिडर करना है. कौन सा? ADC. देखो, ट्रायंगल ADC अगर आप कंसिडर करो, यानी ये देखो, ये है मेरा AC और ये है मेरा DC, और ये क्या है? S, और ये क्या है? R, और ये है मेरी लाइन. ठीक है, अब जो S है वो किसका मिड पॉइंट है? AD का, और जो R है वो किसका मिड पॉइंट है? DC का. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं समझाऊंगी वो एज इट इज़ आपको सेकंड में भी करना है और थर्ड में भी करना है. एज इट इज़ सारा सोल्यूशन फर्स्ट वाले का वो आपको सेकंड में भी करना है, थर्ड में भी करना है. ध्यान से समझना. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC S इज द midpoint of AD, R is the midpoint of
DC, जब दो मिड पॉइंट्स होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, MPT या कन्वर्स ऑफ MPT, MPT, ठीक है। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR will be parallel to AC and SR will be equal to half of AC. हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ठीक है। दिस वॉज ओनली द फर्स्ट पार्ट, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं हम आगे। अब लगाओ ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट of AB and Q is the midpoint of BC. So by MPT क्या हो गया, दो मिड पॉइंट्स है तो फिर MPT लगेगी, कन्वर्स ऑफ MPT तो नहीं लगेगी। तो by MPT PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ओके अगर मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यानी ये वाली, ये देखो, ये मैंने फर्स्ट मान ली और ये मैंने अपनी सेकंड मान ली। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पर SR पैरेलल टू AC है और यहाँ पर PQ पैरेलल टू AC है। AC के पैरेलल हैं दोनों, PQ भी और SR भी। तो क्या मतलब है इसका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ भी AC के पैरेलल, SR भी AC के पैरेलल, तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है। और SR भी हाफ ऑफ AC, PQ भी हाफ ऑफ AC, तो इसका मतलब PQ और SR इक्वल, PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में देखो PQ इज इक्वल टू SR प्रूव करना था, PQ इज इक्वल टू SR आ गया मेरा, राइट। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। और अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो तुम एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पकड़ो, उसको पैरेलल भी प्रूव कर दो, उसको इक्वल भी प्रूव कर दो, तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। या फिर अगर तुम दोनों पेयर उठा रहे हो, दोनों पेयर मतलब कि तुम PQ और SR को उठाओ, उनको पैरेलल प्रूफ करो, फिर तुम SP और RQ को उठाओ, उनको भी पैरेलल प्रूफ करो, तो वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम बन जाएगा। हमने यहाँ पर एक ही पेयर को उठाया है, PQ और SR को, PQ और SR को, उसको पैरेलल भी प्रूव करा है, उसको इक्वल भी प्रूव करा है, तो दैट इज क्वाइट इनफ टू प्रूव अ कोऑर्डिनेटर टू बी अ पैरेललोग्राम। हमें दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल भी प्रूव कर दिया, इक्वल भी प्रूव कर दिया। So that is a reason I can write here directly कि PQRS is a parallelogram, which proves my third part also. So this is the complete proof of this question. तो यहाँ पर आप लिख दोगे therefore PQRS is a parallelogram. That's it. Okay. So guys, this is our second question. In second and third questions अगर आप अपनी बुक में से रीड करो ना तो बहुत सिमिलर हैं। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ABCD रोम्बस बना लिया, ये रहा मेरा ABCD, ओके। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है। PQRS मिड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। शो दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स जो अंदर एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल प्रूव करना है मुझको। और अगर आप अपना थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो तो उसमें यहाँ पर रोम्बस की बजाय रेक्टेंगल लिखा हुआ है और वहाँ पर रेक्टेंगल की बजाय रोम्बस लिखा हुआ है। मतलब उस थर्ड क्वेश्चन में बाहर वाला एक रेक्टेंगल है और अंदर वाला एक रोम्बस प्रूफ करना है। यहाँ पर बाहर वाला रोम्बस है और अंदर वाला रेक्टेंगल प्रूफ करना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और ऐसे हमने क्वेश्चंस करे भी हैं कि किसी कोऑर्डिनेटर को अगर हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू प्रूव दैट कोऑर्डिनेटर टू बी अ पैरेललोग्राम। उसको पहले पैरेललोग्राम शो करो, पैरेललोग्राम शो करने के बाद ये प्रूव करो कि उसका हर एंगल 90 डिग्री का है, तभी वो प्रूव होगा कि वो एक रेक्टेंगल है। ओके, सो हम सबसे पहले इस कोऑर्डिनेटर को क्या प्रूव करेंगे, PQRS को, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम वैसे ही, डिट्टो सेम वैसे ही।
करा देती हूँ दोबारा। अब जब वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा उसके बाद हम हर एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। हर एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे और फिर बोल देंगे बिकॉज वन एंगल इज 90 तो ऑल अदर सिमिलरली ऑल अदर एंगल्स विल आल्सो बी 90 डिग्री एंड हेंस इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। क्योंकि अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल अगर हमने प्रूव कर दिया कि वो 90 डिग्री का है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो कोई बात नहीं, जब करूंगी तो ज़्यादा समझ आएगा। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या इसका करना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि वी ज्वाइन AC, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AC। उसके बाद फिर से जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया इन ट्रायंगल ADC, सबसे पहले S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। S किसका मिड पॉइंट है? AD का। R किसका मिड पॉइंट है? DC का। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो SR है पैरेलल टू AC हो गया, SR जो है वो पैरेलल टू AC हो गया और SR जो है वो हाफ ऑफ AC हो गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय MPT। ठीक है, अब उसके बाद हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। फिर से वही P किसका मिड पॉइंट है? AB का, और Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by MPT। ओके अब इसको मैंने इस वाली पूरी को और इस वाली पूरी को अगर आप इक्वेशंस मानो सेकंड एंड फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल वी गेट कि PQ और SR आपस में पैरेलल है, क्योंकि PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो PQ और SR आपस में पैरेलल हो गए। PQ भी हाफ ऑफ AC है, SR भी हाफ ऑफ AC है, तो PQ और SR आपस में इक्वल हो गए। ये हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने सारा का सारा फर्स्ट क्वेश्चन उतार दिया। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है? PQRS पैरेललोग्राम हो गया। बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो दैट मीन्स मैं ये ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी प्रूव करने की कि ये मेरा 90 डिग्री का आ जाए। अगर ये 90 डिग्री का आ गया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो मैं सपोज कर रही हूँ ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है, ये मेरा एंगल 3 है और ये मेरा एंगल 4 है। इसको मैंने 5 मान लिया और इसको मैंने 6 मान लिया। घबराओ मत, इतने सारे एंगल्स मान लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AB जो है वो BC के इक्वल है। रोम्बस तो ये जो दिया हुआ था कि ABCD एक रोम्बस है, उसको मैंने यूज़ किया, अभी तक किया ही नहीं उसको यूज़, अब करने जा रही हूँ। देखो हमें AB जो है वो BC के इक्वल दे रखा है, AB BC CD DA चारों इक्वल हैं भाई, रोम्बस है ना। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिख सकती हूँ। ठीक है, और हाफ ऑफ AB जो है वो मैं AP भी लिख सकती हूँ, PB भी लिख सकती हूँ, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। तो मैं PB लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ अभी पता चलेगा। और हाफ ऑफ BC में BQ भी लिख सकती हूँ, QC भी लिख सकती हूँ, मैं BQ लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? अब देखो मेरा PB BQ के इक्वल आ गया, यानी ये PB BQ के इक्वल आ गया। अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखो तो मेरा PB BQ के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। राइट, इतना हो गया। ठीक है, इसको याद रखो बस कि मैंने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ फिर से AB BC CD DA चारों आपस में इक्वल हैं, रोम्बस है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने लिया AB और BC को और CD और DA को, मैंने इधर भी हाफ कर दिया और यहाँ भी हाफ कर दिया, यहाँ भी हाफ कर दिया और यहाँ भी हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ ऑफ AB को मैं ले रही हूँ AP। अब मैंने पहले PB लिया था, अब मैं AP ले रही हूँ, और हाफ ऑफ BC को पहले मैंने BQ लिया था, अब मैं QC ले रही हूँ। चलो ठीक है, क्यों कर रही हूँ अभी पता चलेगा। हाफ ऑफ CD को मैं DR नहीं लेके RC ले रही हूँ,
और हाफ ऑफ डी ए को मैं डी एस ना लेके एस ए ले रही हूँ. ओके, एक्चुअली मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मेरे को इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, इसलिए. अब अगर मैं लिखती हूं कि इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल आरसीक्यू, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स लेती हूं तो मैं AP इज इक्वल्स टू QC यूज कर सकती हूँ. AP इज इक्वल्स टू QC यूज कर सकती हूँ और मैं यहां पर लिख सकती हूँ प्रूव्ड अबव. ठीक है, आप देखो, अगर मैं AP इज इक्वल्स टू AP और QC ना लेती, मान लो मैं हाफ ऑफ AB की जगह मैं AP ना लिख के PB लिखती, तो वो PB तो मेरे ट्रायंगल में लाई ना करता ना. मेरे को बेसिकली इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था. तो मैंने वही वाली साइड्स उठाई जब मैं हाफ हाफ कर रही थी. मैं कहती ये ना लेके ये ले लो, ये ना लेके ये ले लो, क्योंकि मैं वही वाली साइड्स उठा रही हूँ जो मेरे इन दो ट्रायंगल्स में लाई कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाफ ऑफ AB PB नहीं लिया, AP लिया, क्योंकि AP मेरे ट्रायंगल में लाई करता है जिसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. हाफ ऑफ BC मैंने कौन सा लिया? QC लिया, क्योंकि QC मेरे इस ट्रायंगल में लाई करता है. हाफ ऑफ CD मैंने RC लिया, क्योंकि RC मेरे इस ट्रायंगल में लाई करता है. अगर DR लेती तो वो मेरे ट्रायंगल में ना आता. हाफ ऑफ DA मैंने DS नहीं लिया, मैंने SA लिया, क्योंकि वो मेरे ट्रायंगल में आता है. ठीक है, तो ये वाला एक रीजन आ गया, ये वाला दूसरा रीजन आ गया, RC इज इक्वल्स टू SA. ये भी इसका रीजन क्या हो गया? प्रूव्ड अबव. तीसरा रीजन क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए? वो बहुत ही आसान है, जो कि है PS इज इक्वल टू RQ. PS इज इक्वल टू RQ. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, क्योंकि वो तो मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर चुकी हूँ. अंदर वाला पैरेललोग्राम प्रूव कर चुकी हूँ, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए PS इज इक्वल टू RQ. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? SSS लगी. तो देयरफॉर बाय SSS ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ. ओके, तो अभी तक मैंने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया. क्यों किया? क्योंकि मैं ये लिखना चाहती हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT. ये लिख दिया. तो बेसिकली अभी तक मैं कर क्या रही हूँ? मैं ये कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय CPCT, यहाँ पर प्रूफ कर दिया 3 इज इक्वल्स टू 4 बाय CPCT. ध्यान से देखो, 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय CPCT एंड 3 इज इक्वल्स टू 4 बाय CPCT. ये प्रूफ कर दिया मैंने. ठीक है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है कि जो PQRS रेक्टेंगल तुम सोच रहे होंगे पता नहीं क्या करे जा रही हूँ मैं. बहुत सिंपल है. अभी देखो, अब सारा हमारा काम हो चुका है. ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ थोड़ा सा बचा है, और वो क्या बचा है अब बताती हूँ मैं आपको. अभी हमने 1 इज इक्वल्स टू 2 प्रूफ किया, 3 इज इक्वल्स टू 4 प्रूफ किया. तो अब मैं लिखूंगी ये देखो, 1 + 5 + 3 एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है. ठीक है, और 2 + 6 + 4 भी 180 डिग्री है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पर है. ठीक है, और अगर देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल राइट हैंड साइड हमारी सेम है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल थे, तो दोनों की LHS इक्वल है, तो वो मैंने इक्वल पुट कर दी. राइट. उसके बाद मैंने 1 और 2 को तो इक्वल प्रूफ कर दिया था, तो ये 1 और 2 तो इक्वल है, इसलिए मैंने उनको कैंसिल आउट कर दिया. 3 और 4 को भी मैं इक्वल प्रूफ कर चुकी हूँ, वो दोनों इक्वल है, मैं इनको भी कैंसिल आउट कर देती हूँ. राइट. तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आया. अब देखो, अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है. ठीक है, तो ये कौन से एंगल्स माने जाते हैं? को-इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये मेरा ट्रांसवर्सल है. तो 5 और 6 कौन से हैं? को-इंटीरियर एंगल्स हैं. तो बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? को-इंटीरियर एंगल्स. और 5 और 6 तो मेरे इक्वल है, तो इसलिए 5 को भी ऐसे ही लिखा और 6 को भी मैंने 5 ही लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90. मैंने क्या प्रूफ कर दिया? कि एंगल 5 मेरा 90 डिग्री है. ठीक है, अब अगर जो 5 90 डिग्री है तो 6 भी 90 होगा, क्योंकि 5 और 6 तो इक्वल है. ओके, 6 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. 5 90 है तो R भी 90 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हेंस ऑल द एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर ऑफ मेजर 90 डिग्री. सो देयरफॉर PQRS बिकम्स अ रेक्टेंगल. तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे, सिमिलरली ऑल अदर एंगल्स आर ऑल्सो ऑफ
90 degree. So PQRS is a rectangle. Okay, so basically in this question, firstly we proved this PQRS to be a parallelogram in the same way as we did question number first. उसके बाद उसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे स्टार्टिंग से मैं एक बार बताती हूँ. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने पहले लिखा AB इज इक्वल टू BC, therefore half of AB is equals to half of BC. half of AB को मैंने PB लिखा, half of BC को मैंने BQ लिखा. जब PB BQ के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ये हो गया. उसके बाद फिर मैंने AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA लिखा. AB और BC को इक्वल लिखा, जिसमें हाफ हाफ मैंने लिया AP और QC. CD और DA को इक्वल रखा, जब उनका हाफ हाफ लिया तो मैंने लिया AS और RC, ताकि वो साइड्स लो, ताकि वो हमारे ट्रायंगल्स में लाई करें, इस वाले ट्रायंगल्स में, क्योंकि मुझे इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, क्योंकि मुझे एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना था बाय CPCT. अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए. नाउ एंगल 1 + 5 + 3 इज 180, एंगल 2 + 6 + 4 इज इक्वल टू 180, दोनों को इक्वल रख दिया. जब दोनों को इक्वल रख दिया तो हमारा 1 से 2 कट गया, 3 से 4 कट गया, तो 5 6 के इक्वल आ गया. बट 5 + 6 इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, तो देयरफॉर 5 भी 90 आ गया, 6 भी 90 आ गया. Okay, so a parallelogram in which one angle is 90 degree becomes a rectangle, so therefore PQRS is a rectangle. So guys, today we have completed 2 questions, first and second, ठीक है, जो कि बहुत ही important questions हैं, और आगे वाले जो 4-5 questions रह गए हैं वो भी सब अलग अलग method के हैं, और वो भी सारे के सारे important है. इस exercise में से 1 या 2 questions ज़रूर आने हैं एग्जाम में, ठीक है. इसकी बल्कि अदर बुक्स करने से अच्छा हम NCERT पे फोकस करें तो बहुत ही अच्छा है. बल्कि मैं बोलती हूँ कि अदर बुक से भी करो, बट क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हम NCERT पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में हमारा NCERT से ज़्यादातर आता है, ठीक है. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो डू वॉच माई अपकमिंग वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू सो मच.